पूछो सभी मेनका। मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। आप सबका स्वागत है। गुरुजी, मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपने पारस्पर में चरणों में बैठने का अवसर दिया। मेरे मन के तीखे प्रश्नों का जिसको पूछते हुए मुझे संकोच होता है, आप कृपा कर उसका उत्तर दें। आपने पिछले साल जुलाई माह में, जब कोरोना का समय था, आज भी है, परंतु उसी समय आपने ऐसा अनुमान लगाया था कि कोरोना से भी खतरनाक जानलेवा बीमारी आएगी, और आज वह जानलेवा खतरनाक बीमारी हमारे अनेक देशों में आ चुकी है और काफी मात्रा में लोगों की मृत्यु हो रही है। इस बीमारी की चर्चा करते हुए आपने आज ही सुबह पूरे विश्वास के साथ यह बताया था कि हमारे वैज्ञानिक इसकी दवाई खोज लेगी, हमारा भारत सफल होगा। आप इतने विश्वास के साथ यह कैसे बोल सकते हैं? यह काफी खतरनाक बीमारी है और काफी तेजी से फैल रही है, और कोरोना का ही दवाई औषधि अभी तक ठीक से नहीं निकला, और इस बीमारी को कैसे कोई इतना जल्दी कर सकता है मैनेज? तो आप इसको मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। ठीक। मेनका, मैं समझता हूँ कि तुम्हारा प्रश्न ब्लैक फंगस और वाइट फंगस से है। ब्लैक जी। फंगस माइक्रोम्यूकोसिस, ऐसा कुछ नाम उसका डॉक्टरी नाम है, और ये कोरोना वायरस से इसके लक्षण भिन्न हैं। इसकी केमिकल जो भाषा है वो कोरोना वायरस से अलग हटकर है, और इसी प्रकार वाइट फंगस के भी। ब्लैक फंगस को तो राजस्थान सरकार ने महामारी घोषित कर दिया है। महामारी घोषित करने के बहुत व्यापक अर्थ होते हैं। इस महामारी से मरने वालों को उस प्रांतीय सरकार को ज़्यादा जो एक आश्वासन राशि देते हैं ना सरकारें, वो राशि ज़्यादा होती है। महामारी से लड़ने के लिए वहाँ के डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को और युद्ध स्तर पर कार्य करना होता है। इस महामारी कहते ही जो इससे जुड़े हुए जितने सरकारी और हल्के हैं, जितने सरकारी भाग हैं, उन सब की ड्यूटीज़ और बहुत डबल और बहुत कड़ी हो जाती है। पुलिस जैसे विभाग की तो रात दिन की हो जाती है। तो भी राजस्थान सरकार को ये करना पड़ा, क्योंकि वहाँ जो अस्पतालों के आंकड़े मुझे मिल रहे हैं वो बहुत भयावह है, तेज़ी से फैल रहे हैं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, सब जगह लक्षण वगैरह तुमने जाने ही हैं। मैंने ही तुमको 2-3 और लिंक भेजे, और तुमने उनको ज़रूर देखा होगा, इसके लक्षण, इसकी तेज़ी फैलने की। जी जी, और मैंने देखा। जी, और फिर उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। एक आंख में आया तो एक आंख को निकाल देना पड़ता है, और दोनों आंखों में आया तो जल्दी ही ब्रेन डेड, माने सीधा दिमाग पर हमला करता है। पहले आदमी आंखों से दिखाई देना पड़ा, तो उस परिस्थिति को संभालते संभालते ही उसका दिमाग एकदम जैसे अवश हो जाता है, पागलपन जैसा व्यवहार दिमाग करने लगता है। उसकी पूरा सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम, वो अस्त व्यस्त हो जाता है और ब्रेन डेड हो जाता है आदमी। ब्रेन डेड होने का मतलब उसके अंग भी फिर बहुत काम नहीं आते। वैसे भी कोरोना और इन बीमारियों के जो रोगी हैं, उनके अंगों का दान और बिल्कुल नहीं होता है, उनके सारे अंग जो हैं, बल्कि उसकी पूरी बॉडी को ही अछूत जैसा व्यवहार मिलता है। इस ब्लैक फंगस के साथ अभी तक ऐसा नहीं है कि ये छूत की बीमारी हो,
और इसको भी कोरोना बीमारी की तरह, उस शव की तरह उसकी दुर्गति करनी पड़े। लेकिन जब संख्या बढ़ जाती है और व्यवस्था तंत्र नहीं संभाल सकता, जब शवदाह गृह जो है वो उसमें लाइन लगने लगती है, जब अस्पतालों में और मरने के बाद भी रोगी 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक पड़े रहते हैं, तब ऐसी परिस्थिति में और दुर्गति होना स्वाभाविक है। तो ऐसी परिस्थिति में न सिर्फ राजस्थान में बल्कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में, यूपी में भी बड़ी संख्या में ब्लैक फंगस के और रोगी दिखते हैं। वाइट फंगस के दिल्ली में, राजस्थान में और रोगी आए हैं। ब्लैक फंगस और वाइट फंगस में कुछ समानताएं हैं, कुछ अलग उसके लक्षण हैं। अभी मैं शोध में हूँ। मेरी शोध दोबारा, पहले जो जुलाई अगस्त में तुमने बताया कि मेरी कोरोना पर जो शोध थी, कोरोना के साथ जो मैं पोर्न पर उसी समय मुझे शोध करनी, उतरना पड़ा। पोर्न जगत जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया के नाम पर पूरा का पूरा एंटी सोशल जो और पूरा एक व्यापार पोर्न का फैला हुआ है, उस पर भी मुझे शोध करनी पड़ी। और मैंने उसका पूरा इसका परिणाम क्या होता है पूरा रिसर्च किया। बहुत बड़ा रिस्क का काम था, उसमें मैं फंसा भी। और लेकिन रिसर्च करने में इतने सारे रिस्क या खतरे, वो तो मैं विचार करके ही चला हूँ कि इसमें उतरना ही पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए अभी मैं ऑकल्ट पर काम कर रहा हूँ। ऑकल्ट मतलब मृत्यु के पार की दुनिया। मृत्यु के पार की दुनिया मतलब लगता तो ऐसा है कि देवताओं की दुनिया, लेकिन अभी वर्तमान मानव जिस ढंग से जी रहा है उसमें देवताओं की संख्या काफ़ी कम है। भूत, पिशाच, दानव, प्रेत, इनके कुनबे जो हैं वो बड़े विकराल रूप में और बढ़ती संख्या में, और वो सब वहाँ से मुक्ति चाहते हैं। तो वो सब के सब फिर गले पड़ जाते हैं कि साधक जी हमको मुक्ति के लिए ये करिए, हम वापस मानव बनना चाहते हैं, हम दोबारा वो सारे पाप नहीं करेंगे। लेकिन साधक उस व्यवस्था में न तो घुसता है, न मेरी पात्रता है, न उसमें मैं कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन मेरा इशारा ये है कि रिसर्च के दौरान खतरे और फेल होने के खतरे, मतलब जान के भी खतरे, और फेल होने के संभावना तो बनी रहती है, असफल होने की संभावना तो बनी रहती है। जैसे अभी मेरा ये ब्लैक फंगस पर जो रिसर्च चल रहा है, जिसके बारे में तुमने पूछा कि मैंने कैसे उस समय कह दिया कि हम इस बीमारी को जीत ही लेंगे। भारत में डॉक्टर हो, योगी हो, और जितने प्रकार के, जितने आयाम में उस समय भी मैं काम देखता था, पूरी परिस्थिति, और चारों तरफ मैंने पूरी दुनिया में क्या क्या चल रहा है कोरोना को लेकर, उसको भारत को केंद्र करके, तो मैं उस समय भी सारी मेरे पास डाटा, जो कंसर्न गतिविधियां हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, और अनेक गतिविधियां हैं उनका घालमेल नहीं करता। राजनीतिक घटनाक्रम का घालमेल उतना ही होता है जितना और इस रोग से संबंधित है। उसके सिवा राजनीतिक उठापटक का, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, बंगाल में क्या चल रहा है, उसका मेरे दिमाग में, जहन में आता ही नहीं है। तो जब मैंने उस समय ये कहा था, उस समय मैं निश्चिंत था। तुम्हारा कहना ठीक है, मैं निश्चिंत था कि डरने की कोई बात नहीं है, ये वायरस आएगा और भारत में ही इसको समय रहते दबा दिया जाएगा। देखिए, वायरस आएगा का इसका अर्थ यह है कि जाने तो लेकर जाएगा, और ये इतना बड़ा संकट है कि उसमें मरने वालों की संख्या जो है वो क्रमशः बढ़ते बढ़ते डरावने आंकड़ों तक जाती है। मैंने मार्च 3 को जब कोरोना पर शुरू किया था, तब देश भर से 5 मरने वालों की संख्या थी, 5 सिर्फ। अभी 2 लाख से ज़्यादा हो गई है। अभी तो अमेरिका से हम वो मुकाबला करने लग गए हैं मरने वालों की संख्या में। मरने वालों की संख्या अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा है अभी भी भारत से, लेकिन कोरोना ग्रस्त लोगों की संख्या अमेरिका से ज़्यादा भारत में है। भारत की आबादी ज़्यादा है ना,
भारत की आबादी अमेरिका से 3 गुना से ज़्यादा है, 3-4 गुना लगभग। लेकिन तुलना करने की बात नहीं है। पूरा विश्व इस संकट से मुक्त हो, इस दृष्टि से ही सारी शोध चलती है। पूरी दुनिया इससे मुक्त हो, और मेरी सारी शोध, चाहे मैं क्वांटम पर कर रहा हूँ या ओकल्ट पर कर रहा हूँ, वो यहाँ तक जब तक न आए कि निगेटिव से लगाकर पॉजिटिव तक मैं नहीं पहुँच जाऊँ, तब तक मैं अपनी शोध को पूरा नहीं मानता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 10वीं क्लास का विद्यार्थी परीक्षा देकर पास होकर जब 11वीं में आता है, तो 11वीं में उसकी एक तरह से नई यात्रा चलती है, और वो 11वीं की पूरी पढ़ाई करके परीक्षा में बैठता है, और परीक्षा में पास होने का संतोष तो उसको वहाँ से मिलता है जहाँ से नंबर मिलते हैं। मेरे संतोष का पैमाना ये है, मुझे नंबर देने वाला कोई नहीं, मुझे तो भी कोई सुनता पड़ता ही नहीं है बेटा। तो मेरे संतोष का पैमाना मेरे भीतर ही है कि एक तो मैं संतुष्ट हो जाऊं अपनी शोध में चारों तरफ से कि हाँ मैं पॉजिटिव तक पहुंच गया। दूसरा पैमाना यह है कि मुझे अगली शोध के लिए और विषय मिल जाता है, दिख जाता है, उससे जुड़ा हुआ, कनेक्टेड दिख जाता है। ये इस पर कभी बाद में चर्चा करूंगा कि किसके बाद मुझे कौन सी शोध की और संकेत मिला। ये संकेत मुझे और इस व्यवस्था में से मिलते हैं, और मैं उस संकेत को पकड़ करके और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अभी जैसे मेरे पास संकेत आया है, या मैं प्रेरित हुआ हूँ कि मैं कठोपनिषद को इस क्वांटम से, ऑकल्ट से और कोरोना से जोड़ करके मैं कनेक्टिविटी देखूं कि भाई आखिर कनेक्टिविटी क्या है। हजारों साल पहले लिखे हुए हमारे उपनिषद आज के संदर्भ में कैसे जैसे वर्तमान लगते हैं, कैसे लगता है कि जैसे वो आज का उत्तर ढूंढ रहा है हमारा नचिकेता, कैसे जो हो जाता है ये। और विज्ञान उसमें क्यों पीछे रह पा रहा है, क्यों विज्ञान उतने स्पष्ट सत्य को नहीं देख पा रहा है, ये भी। और क्यों भारत के जो महामनीषी जो ये सब अच्छी तरह जानते हैं पुराण, और मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से, भाई मैं तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनके व्याख्यानों में या वो जो बोलते हैं जिस तरह से, मुझे समाधान नहीं दिखता। उनके कहने में मुझे मनोरंजन दिखता है। मुझे कृष्ण की लीलाओं के भजन जो हैं वो मनोरंजन तो करते हैं, लेकिन उन लीलाओं का मेरे जीवन में क्या उपयोग है, मैं क्या करूं उनका। कोरोना से लड़ते समय मुझे कैसे मदद करेंगे वो, ये ब्लैक फंगस की बीमारी है ये, उसमें मेरे किस काम के हैं। मेरा पैमाना ये रहता है। और भी कई सारे मानव के सुख दुख से जुड़े हुए मेरे आसपास हजारों प्रश्न, इसमें से कोई एक प्रश्न किसी एक बहाने से मेरे सामने आता है, मैं उसको पकड़ता हूँ, काम शुरू करता हूँ। काम शुरू करने के लिए मेरे पास बाहर ही कोई औजार नहीं है। मैंने कोरोना पर रिसर्च किया तो मेरे पास न तो कोई उतने बड़े कंप्यूटर थे, न उतने सूक्ष्म कैमरा थे जो कोरोना वायरस की गतिविधि को देख पाते, समझ पाते। मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा था तो गूगल पर आए हुए वीडियो उन पर देख करके, और दूसरा अब मेरा मन वो क्या कहता है उस पर, वो सारी जो कोरोना की विस्तार और मर रहा है और मार रहा है क्या क्या कहता है। कोरोना की रिसर्च में मैं फिर मुझे बार बार याद आता है कि एक मेरा वीडियो पूरी तरह से गलत बना था। उसको मैंने कमल को कहा था कि भैया उसको तुम डिलीट कर दो, किया होगा उसने, और जांच लूँगा, भूल जाता हूँ मैं। बाकी मेरे सारे के सारे वीडियो जो है वो क्रमशः है, और ये साबित करते रहे कि नहीं वो शोध जो है सही दिशा में चली। कोरोना की सारी जो गति और विनाश लीला वो सब उसी अनुसार अभी भी चल रही है। और कोरोना पर मेरा रिसर्च शेष होने का मतलब ये है कि मुझे और नए विषय मिल गए, लेकिन शेष होने का मतलब ये नहीं है कि मेरा रिसर्च बंद हो गया है। नए स्टेन पर भी मेरा रिसर्च चल रहा है, जारी है। रिसर्च की प्रक्रिया ही है यह है कि वो सतत जारी रहती है। अरे पूरा जानने तक चलती है भाई, पूरा जब तक प्राप्त नहीं हो जाए, और पूरा प्राप्त होने में तो अभी बहुत 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 यात्रा करनी, कितने जन्म और लगने वाले हैं। तो तुम्हारा ये कहना कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो ठीक, हम इलाज कर लेंगे, हम जीत जाएंगे।
देखो, मेरी जब शोध मेरा ये नया वायरस आया, तो मैं नया वायरस बोल करके मैंने वीडियो बनाए। तो उन वीडियोस में मैंने वहाँ तक मैं किस प्रकार पहुँचा, वो पूरी प्रक्रिया क्रमशः मेरे डेट वाइज पड़े हैं वो वीडियो। तो जैसे जैसे मैं उस पर खोज मेरी चली, वैसे वैसे सूक्ष्म विवरण के साथ, छोटे छोटे परिवर्तनों के साथ उसमें मेरे निष्कर्ष तक पहुंचने की कहानी बनी हुई है। मैं तुमको बहुत संक्षेप में बताता हूं कि ये इसका निष्कर्ष, एक तो मुझे अपने पुराने जो ग्रंथ हैं उनमें और सारे सूत्र मिलते हैं। इन बीमारियों की सूचना मिलती है, इन बीमारियों से कैसे लड़ा जाता है और क्या अप्रोच रखी जाती है। जैसे मैं तुमको बताया था, तो शायद तुम भी चौंकी थी, कि कोरोना से मित्रता करो तो इसको जल्दी परास्त कर सकोगे। तो मैंने कोरोना से तब मित्रता की जब वो सब के लिए शत्रु था। आज तो वो कई लोगों के लिए कोरोना मित्र की तरह है। आज तो कोरोना के वरदान जो हैं, कोरोना से जो हमको उपलब्धियां हुई, वो लंबी चर्चा में है, व्यापक चर्चा में है। तब नहीं था जी, तब तो चारों तरफ डर ही डर था। उस समय मैंने उससे दोस्ती की। मैं ये जब ब्लैक फंगस का जब तुमको इशारा किया, तब मेरे स्वर में दोस्ती का ही भाव था कि मेरे लिए मैं हर्षित हुआ कि मेरी देह रहते ये नया वायरस आ गया है, नई बीमारी आ गई है, और मैं इस पर खोज करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। ये दोस्ती का ये भाव है, ये पॉजिटिविटी है। तो ये पॉजिटिविटी तक मैं पहुंचा हूं, इसका मतलब मेरी शोध पूरी हुई है। निगेटिविटी से शुरू हुई। जब मुझे पहली बार लगा कि बहुत खतरनाक वायरस आएगा, तो मैं डरा कि बाप रे, इससे भी खतरनाक, कोरोना से भी खतरनाक वायरस आएगा। मेरे मन में डर से मेरी शोध शुरू हुई, क्रमशः आगे बढ़ी। कनेक्टिविटी देखता हूं मैं कि भाई जो वायरस आने वाला है और उसका मानव मन से, मानव के आचरण से, मानव के व्यवहार से, मानव की सोच से संबंध क्या है। और मैं पुराणों से देखता हूं कि कैसी सोच होनी चाहिए, क्या करने से परिवेश वातावरण शुद्ध होता है। जैसे ये योग से, प्राणायाम से शरीर स्वस्थ रहता है और परिवेश शुद्ध रहता है यज्ञ से, और यज्ञमय कर्म से, और पूरी मानवता जो है वो सुख की तरफ बढ़ती है। यज्ञमय कर्म मतलब दूसरों के लिए जीना। ये छोटे छोटे सूत्र जो हैं वो मुझे अपने पुराणों से मिलते हैं। इन सबको मिला करके और मेरे मन में लगा कि इतनी सारी गतिविधियां पॉजिटिव जो चल रही है भारत में, और इन गतिविधियों का सत्कार पूरे विश्व में है। भारत की बात आज सुनी जाती है, चाहे भारत के लोग, ये गिने चुने जो हैं, ये मुस्लिम जो जिनका दर्द अभी भी और फिलिस्तीन के साथ है, और चारों हमारे यहाँ से, कलकत्ता से भी और यूपी से बड़े बड़े इन्होंने पत्र लिखे हैं जी, दिल्ली, यूपी और कलकत्ता मुसलमानों ने, कि भाई फिलिस्तीन के पक्ष में और मोदी अपना मत रखे। ये नहीं बोलते कि हमास के पक्ष में रखे, क्योंकि हमास तो घोषित रूप से आतंकवादी है। जब आतंकवादी कोई घटना करते हैं वो लोग, तब तो आतंकवादी हैं, इनका इस्लाम से संबंध नहीं। और जब इन पर बम गिराता है इजराइल, इनको ख़त्म करेंगे, तब वो आ जाता है कि भाई इसको, और तब आ जाता है कि ये मुसलमानों पर हो रहा है आक्रमण। तो ये दोहरा जो चरित्र है, इस पर सारा आकलन लगाते हुए, और कम्युनिस्ट और बचे कुचे कांग्रेसी और सत्ता पक्षी, वो भारत के विरुद्ध में पूरा दुष्चक्र चला रहे हैं। लेकिन फिर भी पूरे विश्व में भारत के प्रति अभी जिस तरह से कोरोना से लड़ रहा है, और कितने तूफान, अरे भाई ये ताऊते के बाद में यामी, ये एक और आने वाला है, यामी या यासी ऐसा कुछ है, और भयंकर तूफान। और जल्दी 22 तारीख को ही, भाई इसी 22 तारीख को, जिसका ज़्यादा आक्रमण बंगाल पर होने वाला है। और ये जो गुरुजी है, यश यश है क्या? नए तूफान का नाम यश है क्या? जी ठीक है। तो ये इसका बड़ा आक्रमण बंगाल पर होने वाला है,
और 22 तारीख को ही आने वाला है। इन सारे झंझावातों में भी और अपने भीतर की और इस जीत की जिजीविषा की ये मनोवृत्ति कहाँ से आती है? क्योंकि मानव जाति ने और कितने वर्षों से लगातार कितने आघात सहे हैं, और विशेषकर भारत तो आंतरिक और बाहरी संघर्षों में लगातार लगा रहा है। हर बार हम जीत के निकले हैं, हर बार जीत के निकले हैं, और हर बार ये लगा था संकट की अब तो खत्म, अब तो खत्म, अब तो खत्म। तो इस सब की, और वो कैसे जीत के निकले हैं, ये भी क्या चीज है जो हिंदू को अमर बनाता है। जैसे सांप अपनी पुरानी कैंचल को छोड़ करके और एकदम से तेजस्वी शरीर, चंचल शरीर लेकर जैसे नया जन्म लेकर निकलता है, सांप की उम्र बहुत होती है। उसी प्रकार से ये हिंदू जाति जो है, हिंदू कहे जाने वाली जाति, परंपरागत रूप से हिंदू कहे जाने वाली जाति, गौरव करना चाहिए कि इसमें कुछ कई सारी बातें ऐसी है कि ये अमर है, हम अमर पुत्र हैं, हम मरते नहीं हैं। तो इन सारी बातों से और और जीतने का विश्वास, ये सारा और बन जाता है। और कुछ बातें हैं जिसमें से और दिख जाता है कि नहीं, हम जीतना तो निश्चित है। देखो, मैं कुछ बातें और जोड़ के बताता हूँ कि मैंने कई बार बताई भी है तुमको घटनाएं कि भाई ये घटना तो स्पष्ट रूप से और बहुत डराने वाली और बहुत दुख करने वाली है। ऐसी घटनाओं का परिणाम भी मैंने अच्छा पाया, मंगल पाया, शुभ पाया, ऐसी घटनाओं का परिणाम भी। और मेरे जीवन में तो अनेक है, सबके जीवन में होती है, अच्छी बुरी घटनाएं आती हैं, लेकिन हम उनको किस तरह से लेते हैं। देखो, जब कोई दुर्घटना होती है तो हम रोते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो मैं ऐसे देखता हूँ कि जो दुर्घटना लगती है वो हमको सीखने का अवसर देती है, और जो अच्छी घटना घटती है वो हमको आगे बढ़ाती है खुश होकर के। तो दोनों तरफ ही फायदा ही है ना आदमी का। अरे मेरा पाँव टूटा तो मुझे सीखने को अवसर मिला, और इसमें पॉजिटिविटी है कि सीखने को अवसर मिला, लेकिन मैं जिंदा हूँ, मैं मरा तो नहीं, पाँव ही टूटा है ना, मरा तो नहीं मैं। तो इस तरह से पॉजिटिविटी तक पहुंचना, अभी हम इस पर शोध कर रहे हैं। साथ साथ तुम भी देखोगी कि बहुत जल्दी ये तुम्हारा निष्कर्ष होगा। तुम खुश होगी कि हाँ, डर तो है, पता नहीं और कितने बनेंगे हमारे आसपास भी, और लाशें दिखाई देंगी, भयावह दृश्य दिखाई देंगे, लेकिन अंततः हम जीतेंगे। और हर बार संघर्ष में प्रकृति की योजना अनुसार भी, और आदमी वापस जाता है, वापस आता है, जाता है, वापस आता है, लगा रहता है भाई संघर्ष में। अब अल्टीमेट हमने संघर्ष जीती, यही निष्कर्ष निकलता है। और हमारी अकेले की हैसियत क्या है? मेरे मरने और जीने में किसको क्या फर्क पड़ता है? सोचो ना। ये बस मैं ये जो काम कर रहा हूँ इससे फर्क पड़ता है, मुझे भी पड़ता है, और मेरे पूरे समाज को, पूरे विश्व को पड़ता है। मैं जो ये काम कर रहा हूँ मुझे ये पड़ता है कि मैं अगला जन्म लेकर आऊँगा तो इसी काम को जहाँ तक छोड़ा है वहाँ से आगे बढ़ाऊँगा। जैसे इस प्रश्न के बाद यहाँ से आगे बढ़ेगी ये शोध, नया प्रश्न जब तक तुम्हारा आएगा तब तक और नई बातें तुम्हारे प्रश्न के उत्तर देने के समय भी और उत्तर देने के आगे पीछे भी जुड़ती है कि मुझे ये कैसे, मैं दावे से कह सकता हूँ कि हम जीतेंगे। तो ये जो विधा है, ये शोध में से, आत्मशोधन में से, ये शोध दोनों तरफ काम करती है ना, बाहर की खोजना और अंदर का आत्मशोधन। शोधन मतलब शुद्धि। इस प्रकार दोनों तरफ मंगल करते हुए ये शोध यात्रा जो चलती है, उसमें से विश्वास खड़ा होता है कि हम जीतेंगे। अपने ऊपर जरा जांच कर देखो, 10-12 दिन पहले जब तुम आई थी तो तुम्हारा अपना आत्मविश्वास वो कहाँ था? आज इतने बड़े बड़े तुम आराम से, और ब्लैक फंगस पर तुम प्रश्न कर रही हो। बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। तो ये जो पॉजिटिविटी आ रही है,
ये पॉजिटिविटी एक समग्रता में से आती है। ये समग्रता जो है, इसमें प्रकृति की ज़रूरत काम करती है, हमारे शोध की आवश्यकता ये काम करती है, और तुम्हारी टीम बन रही है। ये टीम का बनना भी ये हमारे इस शोध की आवश्यकता का फल है। और फिर हम दोनों का साथ, तुम्हारा प्रश्न पूछना और मेरा उत्तर देना, ये सब मिलकर के और समीकरण बनाते हैं, एक केमिस्ट्री बनाते हैं, जिसमें से विश्वास पैदा होता है, विश्वास बढ़ता है कि हाँ, हम जीतेंगे। मैं समझता हूँ कि अभी के लिए इतना पर्याप्त है। प्रश्नों को और जारी रखो, प्रश्नों को रोको मत और गहरे खोजो। तुमको जितने प्रश्न मिलेंगे, देखो अल्टीमेटली प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे भीतर से ही दिखने लगे, वहां तक पहुंचना है प्रश्नों के। और तब होगा क्या कि प्रश्न बड़े होंगे, लंबे होंगे, समय ज्यादा लेंगे, 15-20 मिनट लेंगे प्रश्न, उत्तर 1 मिनट में मिल जाएगा। अभी जैसा उल्टा चल रहा है, प्रश्न पूछा तुमने 1 मिनट में, उत्तर देने में मुझे 26 मिनट लग गए और 26 मिनट में भी मैं भी संतुष्ट नहीं हूं कि मैं पूरा उत्तर दे रहा हूं, क्योंकि यात्रा जारी है ना। पूरा मैं भी जानता नहीं, उत्तर कैसे दूंगा, नहीं दे सकता। यात्रा जारी है, ब्लैक फंगस पर, व्हाइट फंगस पर, इस पूरे जो हमको संकट आ रहा है पूरे देश में। एक बात सुधार लो कि अभी तक ये समस्या विश्व की नहीं है, अभी तक ये समस्या भारत तक सीमित है। और मैं कामना करता हूँ, शायद मैं देखता हूँ कि, और मेरी शोध में से शायद ये निकले कि ये बाहर न जाए और भारत में ही सिमट जाए। लेकिन बाहर जाती है तो भी इलाज भारत देगा, इलाज भारत देगा, चाइना की तरह भागेगा नहीं। भारत स्वीकार करेगा कि हाँ, ये भारत में से पैदा हुआ वायरस है और हमारी कोई कारस्तानी नहीं है इसमें। हमारे किसी लेबोरेटरी में से इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा था जैसा यूहान में चल रहा था। हम बिल्कुल खुले हैं, हम पारदर्शी हैं, हमारा जीवन बिल्कुल आर पार है। कोई भी यूएनओ आकर के हमारे यहाँ खोज करेगा तो हम उनको क्वारंटाइन करके बिठाएंगे नहीं, जैसे चाइना ने बिठाया। जैसे चाइना में गोपन चल रहा है, जैसे अमेरिका खेल खेल रहा है। अरे इस कोरोना के बनाने में तो अमेरिका का पैसा और अमेरिका का पूरी योजना साथ लगी थी। अमेरिका के पास सारे डाटा, सारे पेपर है, कैसे हो गए जी? वो लेबोरेटरी जो है वो अमेरिका के धन के सहयोग से चल रही थी। लेकिन अमेरिका आज बड़ा भाई बन करके और चाइना को अकेली पिटाई कर रहा है। इन सब का न्याय होगा, कोई नहीं छूटेगा। जैसे ममता बनर्जी के हर पाप का और न्याय होगा, जैसे मुसलमानों के हर पाप का न्याय होगा। छूट के बच के नहीं जा सकते। उपाय यही है कि अपने आप को अपने आईने में देख करके ठीक करें, सुधारें। उपाय एकमात्र यही है, सबके पास एक ही उपाय है। जो मानव गलती करेगा अपनी करनी का फल भोगना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि अतीत की भूलों का दंड हमको अभी क्यों मिल रहा है। इस बात को यूं समझो कि देखो, काल जो है ना, वो अतीत, भविष्य और वर्तमान 3 टुकड़ों में नहीं है। अगर मैंने जुलाई अगस्त 20 को और अगर ये देख लिया था कि ये वायरस आएगा, अभी 21 चल रहा है, अभी जुलाई अगस्त आया भी नहीं है 21 का, मतलब 10 महीनों के अंदर अंदर ये वायरस आ गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैंने 10 महीने का भविष्य तो देख लिया ना। और मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं भाई, मैं ज्योतिष का जानकार नहीं हूं। ज्योतिष आधार नहीं बना था इस बीमारी का, ज्योतिष नहीं बना था आधार, ज्योतिष मैं जानता ही नहीं हूं। ये मेरी शोध का जो तरीका है, इसने तीनों कालों को एक कर दिया। इसी तरह कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता कि अतीत की भूलों का अभी हमसे खामियाजा मांगा जाएगा, हमारा क्या दोष है। ऐसा नहीं होता है, ये जाति का दोष है। और जाति का कलंक जो है वो व्यक्ति को मिटाना पड़ता है, भोगना पड़ता है। हमारी हिंदू जाति का जो एक दोष है, सदाशयता, सद्भावना, हम हमेशा मार खा करके, एक कहानी सुना करके शेष करता हूँ अपनी बात। एक साधु एक बिच्छू को स्नान करते समय पानी में डूबता हुआ देखता है। वो बिच्छू को बचाने के लिए अपने हथेली पर लेता है, बिच्छू हथेली पर डंक मार देता है। डंक मारता तो दर्द होता है और बिच्छू छूट के फिर पानी में गिर जाता है। फिर दोबारा हाथ से उठाते हैं, फिर डंक मारता है, बार बार डंक मारता है। किसी ने पूछा कि क्या पागलपन है, आप बार बार उसको और निकाल रहे हैं और दर्द सह रहे हैं, डंक ये जहरीला, इतना डंक कि आपको मार डालेगा। वो आदमी बोला कि भैया मैं क्या करूं, ये अपने स्वभाव से मजबूर है। मुसलमान अपने स्वभाव से मजबूर है कि बार बार धोखा देगा
और मैं अपने स्वभाव से मजबूर हूँ कि मैं बार बार इसका डंक सहता हूँ और भूल जाता हूँ, इसका दर्द देखने लगता हूँ। तो ये ये इतिहास दोनों का ही है, दोष दोनों का ही है। उस आदमी का भी दोष है जो ये नहीं देखता कि ये तो डंक ही मारेगा। तो इस तरह से जो व्यवहार तय होते हैं जातियों के परस्पर, उसी व्यवहार के आधार पर आज इजराइल हमास को बुरी तरह से मार रहा है। और उसमें चेतावनी दे दे करके जनरल पब्लिक जो है उसको बचाते हुए एकदम घोषणा करके, क्योंकि फिलिस्तीन जो है वो इजराइल की सीमा के भीतर ही तो है, कनेक्टिविटी है पूरी, फोन करके तो देखिए हम इस बिल्डिंग को टारगेट कर रहे हैं, आप लोग बाहर निकल जाइए। इस तरह से चल रहा है युद्ध ये इजराइल और हमास का। तो हमास को पूरा खत्म करेंगे ये इजराइल कह रहा है। और ये अप्रोच जो है वो जातियों के बीच में जो निर्णय होते हैं, जातियों के बीच में जो व्यवहार होते हैं, वो इस आधार पर होते हैं। हमको शिक्षा लेनी चाहिए। मैं थोड़ा लंबा बोल गया। मैं आशा करता हूँ कि मैं ये शोध किस प्रकार चलती है और कितने आयाम हमको साथ में लेकर चलना होता है जीत के विश्वास को अपने भीतर देखने के लिए। और वर्तमान परिस्थिति, चारों तरफ चल रहा हुआ परिवेश पूरे विश्व में, और तब यह निर्णय बनता है, निष्कर्ष निकलता है कि हमको जीतना तो तय है। हमको जीतना इसलिए कि पूरे विश्व के कल्याण का दायित्व अभी भारत के इस हिंदू पर है, क्योंकि अकेला हिंदू पूरे विश्व में है जो अपने लिए सारे कष्ट सहकर भी पूरी दुनिया के भले के लिए सोचता है। पहले दुनिया का भला हो, भारत का भला तो हो ही जाएगा। ये अकेला भारत, अकेला हिंदू है, भारत में अकेला हिंदू है। इस बात को थोड़ा सा और व्यापक फलक पर देख लो तो अभी बहुत अच्छी परिस्थिति है। वैश्विक घटनाएं जो हैं वो इस बात को तुमको अच्छे से समझा देगी। गौरव होगा अपने ऊपर, ये गौरव हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, ये गौरव हमको पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए और सिद्धियां देगा। ये सिद्धियां प्राप्त हम अपनी आंखों से देखें कि भारत ने विश्व की इस प्रकार की समस्याओं का निराकरण दे दिया और हम जीत कर निकले हैं। और भारत का नाम पूरा विश्व जो है आदर पूर्वक अभी भी ले रहा है, अभी भी ले रहा है। मैं ओंकार करके और बहुत कृतज्ञता से और प्रश्न को शेष करता हूँ। ओ